अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, जिसको पीका एक्ट 2016 भी कहा जाता है। दोस्तों, इस कानून का बुनियादी मकसद ये है कि जितने भी साइबर क्राइम्स पाकिस्तान में होते हैं उनको किस तरह रोका जाए और उसमें मुलविस जितने भी लोग हैं उनको किस तरह सज़ा दी जाती है। ये एक मुकम्मल लीगल फ्रेमवर्क है और ये कानून 2016 के अंदर बनाया गया था। और इसका बुनियादी मकसद ये था कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स हैं उनको किस तरह हमने रोकना है, उसमें मुलविस लोगों को किस तरह सज़ा देनी है और आपका जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किस तरह महफूज रखना है। इसके अलावा जो आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए जितने भी जराइम होते हैं उनको किस तरह हमने डील करना है। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आपका कंप्यूटर आ गया, आपका मोबाइल, आपका इंटरनेट, आपके मोबाइल डिवाइसेस, ये जितनी भी जो डिजिटल चीज़ें हैं जिसके ज़रिए जो भी जुर्म किया जाता है उसको डील इस कानून के तहत ही किया जाता है। तो ये जो कानून है इसके 7 चैप्टर्स हैं और इसके अंदर 55 सेक्शंस हैं। अगर हम इसका मेन पर्पस देखें तो सबसे पहले इस कानून के अंदर पीका एक्ट के अंदर दोस्तों जितने भी साइबर क्राइम्स हैं उनकी इन्होंने एक लिस्ट प्रोवाइड की हुई है और साथ में लिखा हुआ है कि ये जुर्म क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी सज़ा क्या है। इसके अलावा इस कानून के तहत अंदर एक हमें इन्होंने मैकेनिज्म बताया है कि भाई आपने किस तरह इन्वेस्टिगेशन करनी है, किस तरह प्रोसिक्यूशन करनी है और इंटरनेशनल इदारों के साथ किस तरह कोऑपरेशन करना है। क्योंकि इसका जिक्र इसीलिए भी यहाँ पे किया गया है दोस्तों, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है, एक शख्स पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में होता है लेकिन साइबर क्राइम यहाँ पे कर रहा होता है। और कभी यहाँ पे भी ऐसे भी होता है कि पाकिस्तान में बैठा हुआ शख्स किसी और मुल्क के अंदर साइबर क्राइम कर रहा होता है। तो इसीलिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन का भी जिक्र किया गया है। बाकी इसके अलावा अनऑथराइज्ड एक्सेस, डेटा इंटरफेरेंस, साइबर टेररिज्म और भी जितने भी डिजिटल ऑफेंसेस हैं उनको उनसे महफूज रखने के लिए ये कानून मुतारिफ कराया गया है। ये जो कानून है पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो एप्लीकेबल है। लेकिन इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ दोस्तों ये भी है कि इवन अगर कोई शख्स पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है लेकिन वो कुछ ऐसा साइबर क्राइम करता है जिससे पाकिस्तान के अंदर कोई मौजूद शख्स या पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी या पाकिस्तान के अंदर कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम या डेटा जो लोकेटेड है पाकिस्तान के अंदर, अगर वो मुतासर हो रही है उसके इस अमल से, तो उसके खिलाफ भी ये जो है ना पीका एक्ट लागू होता है। अच्छा दोस्तों, ये इसके 7 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है उसके अंदर प्रिलिमिनरी डेफिनेशंस दी गई हैं। चैप्टर 1A के अंदर जो है नो इन्होंने एक अथॉरिटी का जिक्र किया है जिसका नाम है सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। उसके बाद चैप्टर 1B के अंदर इनलिस्टमेंट का जिक्र है, यानी किस तरह आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। चैप्टर 1C के अंदर है सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल भी बनाए जाएंगे दोस्तों इस कानून के तहत, उनका भी जिक्र मौजूद है। बाकी जो चैप्टर 2 और 3 है ये सबसे अहम है। चैप्टर 2 के अंदर जितने भी ऑफेंसेस हैं, जितने भी साइबर क्राइम्स हैं, उनकी इन्होंने लिस्ट हमें दी हुई है और साथ में उसको डिफाइन भी किया गया है और उनके अंदर क्या सज़ा दी जाएगी वो भी इन्होंने लिखा है। और चैप्टर 3 के अंदर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन, एक एजेंसी है उसके बारे में बात की है। उसको एक जो जो इन्वेस्टिगेशन करेगी वो किस तरह काम करेगी, उसके पास क्या इख्तियारात होंगे, उसका क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, सारा कुछ। उसके बाद चैप्टर 4 के अंदर इंटरनेशनल कोऑपरेशन का जिक्र है। चैप्टर 5 के अंदर प्रोसिक्यूशन एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस, यानी किस तरह प्रोसिक्यूट करना है, किस तरह उसका केस चलेगा, किस तरह उन लोगों का ट्रायल होगा जो भी साइबर क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व होंगे, उसका सारा जिक्र चैप्टर 5 के अंदर है। बाकी चैप्टर 6 के अंदर प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि भाई फ्यूचर में कोई साइबर क्राइम ना हो, उसको उसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम उठाए जाएंगे। और बाकी चैप्टर 7 में बाकी इधर उधर की कुछ मिसलिनियस चीज़ें जो हैं उन्होंने शामिल की हैं। तो अब हम ये करेंगे कि इस पीका लॉ के अंदर जो अहम अहम चीज़ें हैं उनको ज़रा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। दोस्तों, इस कानून के तहत एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब इस अथॉरिटी का बुनियादी मकसद ये है कि जनाब सोशल मीडिया को किस तरह रेगुलेट करना है, जो हमारे यूज़र्स हैं उनको किस तरह महफूज रखना है साइबर क्राइम से, यानी कि कोई हार्मफुल कंटेंट है, साइबर बुलिंग है, ऑनलाइन जो एक्सप्लॉयटेशन होती है उसको किस तरह लोगों से महफूज रखना है। और इसके अलावा जो साइबर क्राइम्स है, मिस इन्फॉर्मेशन है, जो ऑनलाइन लॉस की वायलेशन है, उसके ऊपर ये नज़र रखती है ये अथॉरिटी। इस अथॉरिटी की अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो दोस्तों इसके टोटल 9 मेंबर्स होते हैं। इसमें एक चेयरपर्सन होगा और 8 दूसरे बंदे होंगे। और उसके अंदर भी जो 3 बंदे होंगे वो सरकारी बंदे होंगे, यानी एक इंटीरियर सेक्रेटरी होगा, एक चेयरमैन होगा पेमरा का और एक पीटीए का चेयरमैन होगा। अच्छा, वो अपनी जगह पे किसी और बंदे को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। बाकी जो दूसरे 5 बंदे होंगे दोस्तों, वो जो है ना वो वफाकी हुकूमत अपॉइंट करेगी।
अगर इसके मज़ीद की फ़ंक्शंस की बात की जाए इस अथॉरिटी की, तो ये दूसरे इदारों के साथ कोऑर्डिनेट भी करेगी, यानी पेमरा, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, और इसके अलावा जो हमारे पास पीटीए है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, उसके साथ भी ये ताउन करेगी, और इसके अलावा इंटरनेशनल जो इदारे हैं उनके साथ भी ये ताउन करेगी। इसके अलावा ये जो अथॉरिटी है दोस्तों, ये पॉलिसी रिकमेंड करेगी, भाई किस तरह पॉलिसी बनानी है, सोशल मीडिया को किस तरह बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है, जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उसको किस तरह डील करना है। इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ये पाबंद करेगी कि वो जो है ना हमारे जो कवानीन हैं, लीगल एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, उसको ये फॉलो करें। अच्छा जी, अब इसमें मज़ीद ये बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, चाहे वो फ़ेसबुक है, ट्विटर है और इंस्टाग्राम में जो भी हैं, उनको पाबंद किया गया है कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन कराएँगे इस अथॉरिटी के पास। यानी इस अथॉरिटी के पास जाएँगे और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएँगे, उनको बताएँगे कि भी हम यहाँ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। अच्छा जी, अब इस अथॉरिटी का जो काम है, जो एक बुनियादी काम है कि ऑनलाइन जितना भी कंटेंट है ये उसको रेगुलेट करती है। यानी ऑनलाइन फ़ेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब के ऊपर क्या चीज़ें चल रही हैं, इसको रेगुलेट करना, इसके ऊपर नज़र रखना, ये इसका काम है। तो फिर ये जो अथॉरिटी पता है क्या करेगी कि ये जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं ना दोस्तों, अगर कोई इस तरह का कोई कंटेंट अपलोड करते हैं जो जिसमें जो हमारे पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के खिलाफ है, या जिसके अंदर नफ़रत की बात की गई है, लोगों को जुर्म के लिए उकसाया जाता है, या लोगों को इनकरेज किया जाता है कि वो हुकूमत और प्रॉपर्टी या हुकूमती और सरकारी और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाएँ, या लोगों को फ़ोर्स करते हैं कि जी जनाब जो है ना वो जो सिविक लाइफ है, जो आम रूटीन की ज़िंदगी है उसको डिस्टर्ब करें, या इसके अलावा वो लोग जो रिलीजियस सेक्टेरियन और एथनिक हेट्रेड को प्रोमोट करते हैं, नफ़रत को प्रोमोट करते हैं, और उसके अलावा obscene या पोर्नोग्राफिक मटेरियल को जो प्रमोट कर रहे होते हैं, या कोई लोग फेक न्यूज़ फैला रहे होते हैं, या लोगों को मिसलीड कर रहे होते हैं, या वो लोग जो अदलिया, जो पाक फौज या पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, हमारे एमएनएज, एमपीएज और सेनेटर्स को जो डिफेम कर रहे होते हैं, उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे बैठ के, यूट्यूब के ऊपर बैठ के, और इसके अलावा वो लोग जो सोशल मीडिया के ज़रिए टेररिज्म को प्रोमोट कर रहे होते हैं या वायलेंस को प्रोमोट कर रहे होते हैं रियासत के खिलाफ, इन सब लोगों को का जो कंटेंट है ना वो ये अथॉरिटी रेगुलेट करती है। और वो कैसे करती है कि जो भी सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर ये इस तरह की चीज़ें अपलोड हो रही होती हैं या प्रोमोट हो रही होती हैं, ये उनको डायरेक्ट करती है, भाई इसको हटाओ। मिसाल के तौर पर अगर आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड की, उसके अंदर आप पाक फौज को बुरा भला कह रहे हैं, जुडिशरी को बुरा भला कह रहे हैं, एमएनएज एमपीओ के ऊपर बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो जनाब ये अथॉरिटी यूट्यूब को कहेगी कि भाईजान ये कंटेंट क्या कर दो, रिमूव कर दो या ब्लॉक कर दो। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया है कि भाई अगर पार्लियामेंट के अंदर यानी नेशनल असेंबली या सेनेट के अंदर जो प्रोसीडिंग चल रही होती हैं, जो लाइव सेशन चल रहा होता है, वहाँ पे हमारे अजीम जो एमएनएज, एमपीएज और सेनेटर्स तकारीर कर रहे होते हैं, अगर उसके दौरान तकरीर के दौरान कोई गलत बात करते हैं, कोई गाली देते हैं जो आमतौर पर ये देते रहते हैं, या कोई बेहुदा या बिलो द बेल्ट कोई बात करते हैं, या किसी इदारे को वो तनकीद का निशाना बनाते हैं, और वहाँ पे अगर नेशनल असेंबली में प्रोसीडिंग चल रही है, उसका जो स्पीकर है या जो सेनेट है उसका जो चेयरमैन है, अगर उसको लगता है कि यार ये जुमला मैं ना यानी कि रिमूव करना चाहता हूँ, एक्सपंज करना चाहता हूँ, और वो कर भी देता है कि भाईजान ये जुमला मैं एक्सपंज करता हूँ प्रोसीडिंग से। अक्सर आपने ये नेशनल असेंबली की प्रोसीडिंग सुनी होती है यूट्यूब टीवी के ऊपर, तो अक्सर वो ना कोई बेहुदा बात कर रहा होता है, कोई एमएनए, एमपीए या सेनेटर, तो जो स्पीकर होता है वो कहता है मैं ये जुमला एक्सपंज करता हूँ। इसका मतलब है कि अब ये ऑन एयर नहीं जाएगा, ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेगा। तो कानून ये कहता है कि अगर वो वाले हिस्से जिसको स्पीकर या जो चेयरमैन है अपना सेनेट का, प्रोसीडिंग के दौरान उसको एक्सपंज किया जाता है, रिमूव किया जाता है, वो भी फिर आपने दोबारा कहीं पे अपलोड नहीं करना, नहीं लोगों को बताना है। ठीक है। इसके अलावा जितनी भी हमारे पास जो कालादम तंजीमें हैं जिनके ऊपर पाबंदी है, उनके मेंबर्स या उनका जो कंटेंट है, उनके मतलब जो बातें हैं, वो भी आपने सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करनी, ना ही उनको प्रमोट करना है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद एक दूसरा और इदारा है सोशल मीडिया कंप्लेंट काउंसिल। ये भी बनाया गया है। फेडरल हुकूमत एक कानून, ये एक काउंसिल बनाती है, यानी आपको भाई कोई भी शिकायत है तो आपने यहाँ पे आना है। अब इस कंप्लेंट काउंसिल के अंदर भी 5 बंदे होते हैं, एक चेयरपर्सन होगा और 4 दूसरे मेंबर्स होंगे, और उसके अंदर भी एक सरकारी बंदा होगा, और वो होगा सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम डिवीज़न। अच्छा जी, जो नॉन सरकारी बंदे होंगे वो 3 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे, और वो यानी कि 62 ईयर से नीचे नीचे हों, ठीक है, और उनके पास जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, और 15 साल का उनका तजर्बा होना चाहिए आईटी के अंदर,
कानून के अंदर या सोशल मीडिया गवर्नेंस के अंदर। अब ये सोशल मीडिया कंप्लेंट कैंसिल किस तरह काम करेगी कि भाई कोई भी पब्लिक से बंदा आके उठ के इनको कंप्लेंट दे सकता है कि सर जी मुझे फलां बंदे से शिकायत है, फलां बंदे ने मुझे डिफेम किया है, या फलां बंदा जो है ना वो नफरत फैला रहा है दो फिरकों के बीच में, दो मज़ाहिब के बीच में, ठीक है। और अगर पीका लॉ की कोई वायलेशन हो रही है और आप देख रहे हैं तो आपने जाके सोशल मीडिया कंप्लेंट काउंसिल के अंदर एक दरखास्त देनी है। अच्छा जी, उसके बाद एक और तीसरा इदारा दोस्तों इस कानून के तहत बनाया गया है जिसका नाम है सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल। यानी इसका मतलब यह है कि अगर दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका आपस में झगड़ा चल रहा है, यानी फेसबुक यूट्यूब का कोई झगड़ा इशू हो गया, मैं एग्जांपल देता हूं, तो आपने ये जो ट्राइब्यूनल है ये उनके डिस्प्यूट को एजुडिकेट करेगा, इसको सॉल्व करेगा, रिजॉल्व करेगा। इसके अलावा जो सोशल मीडिया अथॉरिटी है ना, अगर उसने किसी प्लेटफॉर्म को कोई बंद कर दिया है, किसी के ऊपर पाबंदी लगा दी है या कोई भी फैसला दिया है और उस अथॉरिटी का फैसला आपको पसंद नहीं आया, तो वो आप कहाँ चैलेंज करेंगे दोस्तों? इस ट्राइब्यूनल के अंदर। ठीक है जी। अच्छा जी, तो हुकूमत जो है ना ये एक से ज़्यादा ट्राइब्यूनल जो है ना वो नोटिफाई करेगी, और इस ट्राइब्यूनल के अंदर भी 3 बंदे होंगे। एक होगा चेयरमैन जो एक रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज होगा, दूसरा होगा एक सहाफ़ी भाई जिसका कम से कम 12 साल का तजुर्बा होना चाहिए, और तीसरा कोई इंजीनियर बंदा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। यानी चेयरमैन वो होगा जिसका काम लॉ से है, और जर्नलिस्ट होगा जो सहाफ़ी हो, तीसरा वो जो इंजीनियर हो। और मैं आप लोगों को मज़े की बात बताऊं, आपके सर अयाज नूर के पास ये तीनों ही क्वालिफ़िकेशन मौजूद हैं, तो मैं ट्राइब्यूनल का बंदा बन सकता हूं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा ये है कि ट्राइब्यूनल का जो भी फैसला है अगर आपको पसंद नहीं आया तो आपने सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ अपील दायर करनी है, और आपके पास टाइम कितना है? 60 दिन का। 60 दिन के अंदर अंदर अपील दायर करनी है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊंगा कि इस कानून के अंदर डिफरेंट कौन से जो साइबर क्राइम्स हैं वो उन्होंने बताए हैं। वैसे तो बेतहाशा हैं, लेकिन जो अहम है वो मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले साइबर टेररिज्म। भाई ऑनलाइन फेसबुक यूट्यूब वगैरह का इस्तेमाल करके दहशतगर्दी को फैलाना, फ़रोग देना। अगर आपने इस तरह का कोई जुर्म कर रहे हैं तो आपको 14 साल तक इम्प्रिजनमेंट, कैद में रखा जाएगा, या 50 मिलियन आपको फाइन होगा, या दोनों। हेट स्पीच, अगर आप कोई इस तरह की बात करते हैं जिससे नफरत फैलती है दो मज़ाहिब के बीच में, सेक्टेरियन या रेशल हेटेड, या किसी लसानी ग्रुप में, या किसी ज़बान मखसूस ज़ुबान बोलने वालों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, तो उसमें भी आपको 7 साल तक कैद या फाइन या दोनों। उसके बाद अगर आप जो है ना फेसबुक या ट्विटर या सोशल मीडिया या मोबाइल के ज़रिए जो है ना दहशतगर्दी के में मदद करते हैं, लोगों को रिक्रूट करते हैं, फंड देते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो उसके अंदर भी आपको 7 साल तक कैद या फाइन या दोनों। इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी, यानी अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगल क्लेम्स हैं, उनको चेंज करते हैं या कोई फ्रॉड करते हैं, तो उसमें भी आपको 3 साल तक कैद या 2,50,000 का फाइन या दोनों। लेकिन अगर आपने कोई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहे हो, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद यहाँ पे कोई सरकारी जो हमारे यहाँ जो सर्विसेज होते हैं, जैसे कोई ग्रिड स्टेशन हो गया, कोई और इस तरह की कोई चीज़ हो गई, आपका जो है ना सरकारी कोई सिस्टम है वो अगर आपने डैमेज किया तो उसमें भी 7 साल की कैद प्लस में साथ में 5 मिलियन का फाइन या दोनों। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, अगर आप फ्रॉड करते हैं किसी को गलत तरीके से जो है ना सोशल मीडिया और मोबाइल के ज़रिए, और उसको धोखा देते हैं और उसको नुकसान देते हैं, तो उसमें भी 2 साल तक जो है ना इम्प्रिजनमेंट प्लस में साथ में फ़ाइन होगा 10 मिलियन का या दोनों। इसके अलावा अनऑथोराइज्ड यूज़ ऑफ आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, किसी और की इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करके अपना फेसबुक पेज बना देना। ठीक है, एक बंदा, जैसे हमारे यहाँ अक्सर बंदे जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं ना तो उनका एक फेक प्रोफाइल बन जाता है। अगर आप इस तरह की कोई काम करते हैं और लोगों से पैसे वसूल करते हैं तो उस सूरत में भी 3 साल की कैद होगी या 5 मिलियन का फाइन या दोनों। अच्छा जी, इसके अलावा दोस्तों ऑफेंसेस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ नेचर पर्सन, किसी भी नेचर पर्सन के खिलाफ कोई गलत काम करना, उसके खिलाफ उसकी तौहीन करना, उसको बदनाम करना दोस्तों, ठीक है ना, उसके खिलाफ गलत इंफॉर्मेशन फैलाना और उसकी रेपुटेशन या उसकी प्राइवेसी को नुकसान पहुंचाना। नेचुरल पर्सन से मुराद यानी आम इंसान, लीगल पर्सन नहीं, लीगल पर्सन में कंपनीज वगैरह भी आ जाती हैं। अच्छा, तो उसमें भी 3 साल की कैद या 1 मिलियन का फाइन या दोनों। इसके अलावा साइबर स्टॉकिंग दोस्तों, ये जो सबसे कॉमन एक साइबर क्राइम है जिसमें आप ऑनलाइन लोगों को स्पाई कर रहे होते हैं, जासूसी कर रहे होते हैं, या उनको हरास कर रहे होते हैं, या इंटीमिडेट कर रहे होते हैं, धमकियां दे रहे होते हैं, यानी हर वक्त उनको फॉलो कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, इधर उधर हैं, डीएम के अंदर मैसेज कर रहे हैं कि मेरे साथ दोस्ती करोगी हैं। इस तरह के जो भी लोग करेगा भाई उसको 3 साल की कैद या 1 मिलियन फाइन
अगर कोई माइनर है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा है, बड़ा है, तो 5 साल की कैद और फाइन कितना होगा? 10 मिलियन का। अच्छा जी, इसके अलावा है साइबर बुली, यानी कि इसमें क्या होता है, ऑनलाइन किसी को हरास करना, धमकी देना, उसको टारगेट करना, उसको उसके ऊपर मीम्स बनाना, उसको तंग करना, उसका मजाक उड़ाना, मैसेजेस के जरिए, इमेजेस के जरिए वीडियोस बनाई। यानी अगर अब एक शरीफ इंसान है, आप उसकी एआई की वीडियोस गंदी बना के अपलोड करेंगे तो ये साइबर बुलिंग में आएगा। तो उसमें भी आपको 1 से लेकर 5 साल तक कैद भी हो सकती है, साथ में 1 लाख से लेकर 5 लाख तक फाइन भी हो सकता है। लेकिन अच्छा जी, यहाँ पे अगर कोई माइनर है, वो अपने किसी गार्डियन के जरिए इस कंटेंट को रिमूव करवा सकता है। इसके अलावा स्पैमिंग, इसमें भी बड़ा अहम होता है। इसमें क्या होता है कि आप जानबूझ के किसी को हार्मफुल या फ्रॉड या मिसलीडिंग या कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन ऑनलाइन स्प्रेड कर रहे होते हैं, कोई ईमेल कर रहे होते हैं जो फ्रॉड होती है, जिसको क्लिक करते हैं तो आप कहीं और जगह पे पहुंच जाते हैं और आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। तो उस सूरत में भी 3 माह की कैद है और साथ में 50,000 तक 5 मिलियन तक भी फाइन हो सकता है। अच्छा जी, इसके बाद स्पूफिंग, ये क्या होता है कि फेक वेबसाइट बनाते हैं, मैसेजेस कर रहे होते हैं कि जी मैं फ़लाँ बैंक से बात कर रहा हूँ, आप यहाँ क्लिक करें, आपकी जनाब वो जो है ना, क्या कहते हैं, श्योरिटी के लिए हम चेक कर रहे हैं, ये सिक्योरिटी पर्पज़ है। इस तरह की अक्सर जो 2 नंबर वेबसाइट्स और मैसेजेस आ रहे होते हैं, अगर इस तरह का कोई जुर्म कर रहा है तो उसमें भी 3 साल तक कैद है, प्लस में 50,000 का फ़ाइन, 5 लाख का फ़ाइन भी हो सकता है। इसके अलावा फॉल्स एंड फेक इन्फॉर्मेशन, दोस्तों ये सबसे बड़ा खतरनाक है। ये 2025 में जो पीका के अंदर जो अमेंडमेंट आई थी, उसके अंदर ये कानून लाया, ये सेक्शन लाया गया था। और आपको पता है इस सेक्शन का अभी रिसेंटली कौन विक्टिम बना है? ईमान मज़ारी। ईमान मज़ारी को इस सेक्शन के तहत भी सज़ा दी गई है। वैसे तो 3 सेक्शन हैं पीका के, लेकिन सबसे जो अहम है वो सेक्शन 26A है। यानी अगर आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन फैलाते हो जो झूठी है, जिससे खौफ पैदा होता है, पब्लिक डिसऑर्डर मुतासिर होता है, लोग पैनिक होते हैं, तो उसमें 3 साल तक कैद और साथ में फाइन होगा 2 मिलियन का। सो दोस्तों, ये थे साइबर क्राइम्स के कुछ अहम साइबर क्राइम्स जो पीका लॉ के अंदर मौजूद है। उसके बाद है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NCCIA। डक्की भाई की जो वीडियो अपलोड हुई थी उसके बाद तो अब आपको भी पता होगा कि NCCIA क्या है। दोस्तों, ये एजेंसी बनाई गई है इस कानून के तहत, और इससे पहले हमारे पास FIA के अंदर एक साइबर क्राइम विंग थी, उसको इसने रिप्लेस किया है। तो इस एजेंसी का जो है, जो लीड करेगा, वो डायरेक्टर जनरल होगा, DG होगा, जो 3 साल के लिए अपॉइंट होगा, और उसके पास वही इख्तियारात होंगे जो IG पुलिस के पास होते हैं। और इसके पास जो ऑफिसर्स हैं उसके पास भी वही इख्तियारात हैं इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और प्रोसिक्यूशन के, जिस तरह एक पुलिस ऑफिसर के पास होते हैं। तो NCCI जो है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर फॉलो करती है, ठीक है, और इसके अलावा ये फॉरेंसिक एनालिसिस भी करती है, और उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो अदालत में एज ए सबूत के तौर पे भी पेश की जा सकती हैं, ये एडमिसिबल हैं। अच्छा जी, इसके अंदर जो इसके ऑफिसर्स हैं उनके पास ये इख्तियार है कि वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। यानी ये एक किस्म की पुलिस है भाई साहब, जो साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। अब कौन कौन से ऑफेंसेज हैं? हैकिंग है, ऑनलाइन फ्रॉड है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, साइबर टेररिज्म है। ये सर्च भी करेंगे डिवाइसेस आपके, अगर आप अपने मोबाइल के ज़रिए कोई टेररिज्म कर रहे हैं तो ये आपका मोबाइल जब्त भी कर लेंगे और वो अदालत में पेश करेंगे, और ये सारा कुछ वो अदालत के वारंट के ज़रिए करेंगे। इसके अलावा जनाब इलेक्ट्रॉनिक जो डाटा है उसको ये महफूज भी करेंगे, अपने कंट्रोल में लेंगे, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको वो एक्सेस भी करेंगे, ठीक है। अगर उनको शक है कि आपके लैपटॉप पे कुछ गंदी चीज़ें पड़ी हैं तो वो आपसे वो वसूल कर लेंगे, ठीक है ना। और इंटरनेशनल साइबर क्राइम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ ये कोऑर्डिनेट भी करते हैं। इसके अलावा ये एक काम ये भी करते हैं, डिजिटल जो एविडेंस है उनको ये पकड़ लेते हैं, महफूज करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं, और उसका फॉरेंसिक लेबॉरेटरी से तजिया भी करवाते हैं कि आया ये जो वीडियो है, ये जो तस्वीर है, ये रियल है, कहीं AI से तो नहीं बनाई गई। तो ये सारी चीज़ें ये काम करते हैं। मतलब ये NCCI ये भाई बड़ी खतरनाक चीज़ है, इससे बच के रहियो। उसके बाद इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इस कानून के अंदर ये बताया गया कि हुकूमत जो है ना, फॉरेन गवर्नमेंट एजेंसी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताउन करेगी साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में, एविडेंस की कलेक्शन में, सबूत को इकट्ठा करने में और डेटा प्रिजर्वेशन में, ठीक है। और उनके साथ इंफॉर्मेशन भी शेयर करेगी। अगर कोई बंदा जो है ना पाकिस्तान से बैठ के UK की हुकूमत को धमकी दे रहा है, साइबर क्राइम कर रहा है, तो पाकिस्तानी हुकूमत उसके साथ ताउन करेगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी। लेकिन अगर कोई बाहर का जो इदारा है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर वो पाकिस्तान की सॉवरेंटी या सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर या से कन्फ्लिक्ट करती है, या पाकिस्तान के सिटीजन के राइट्स की वायलेशन कर रही है, तो फिर पाकिस्तान उसके साथ ताउन नहीं करेगा। अच्छा जी, उसके बाद है प्रोसिक्यूशन एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस।
दोस्तों ज़्यादातर इस कानून के तहत जो जराइम है वो है नॉन कॉग्निजेबल, यानी इसका मतलब है वो जराइम जिसके अंदर पुलिस जो है ना वो खुद से कोई केस रजिस्टर नहीं करेगी, बल्कि उसको अदालत की ज़रूरत होगी। और ज़्यादातर बेलेबल है, यानी उसके अंदर आपको आराम से बेल मिल जाती है, आपका राइट होता है। और कंपाउंडेबल है, यानी उन मामला के अंदर आप सेटलमेंट भी कर सकते हैं एनसीसीए वालों के साथ। आपने डकी भाई का केस सुना है, उसमें ये पुलिस यही तो 2 नंबरी कर रही थी। अच्छा जी, उसके बाद इस कानून के अंदर कुछ सीरियस ऑफेंसेस भी हैं दोस्तों, जिसकी जो कॉग्निजेबल भी हैं, जो नॉन बेलेबल भी हैं और नॉन कंपाउंडेबल, यानी उसमें अदालत पुलिस खुद से कोई कार्रवाई करेगी बगैर किसी अदालत की मर्जी के, उसकी इजाज़त के बगैर वो खुद से भी कार्रवाई कर सकती है, वो केस रजिस्टर भी कर सकती है वो। और इस केस के अंदर जो अक्यूज्ड है ना, उसको जल्दी बेल नहीं मिलती, ज़मानत नहीं मिलती। और इन जराइम के अंदर ये नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, यानी यहाँ पे आपको ये जल्दी सेटल भी नहीं होंगे, यानी अदालत के बाहर आप इनको सेटल नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये कौन से जराइम है, ये ऐसे कौन से जराइम हैं जो यहाँ पे इस कानून के अंदर मौजूद हैं? उसमें आता है सेक्शन 10, 13, 14, 20, 21, 22, 22A, 22B, 22C और 26A। अब इसमें साइबर टेररिज्म भी है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी है, फ्रॉड है, ऑफेंसेस अगेंस्ट डिग्निटी एंड मॉडेस्टी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन ग्रूमिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, ऑनलाइन बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन करना, उनको अगवा करना, उनको बहकाना, ट्रैफिकिंग करना, उनको अगवा करना, डिजिटल जो टूल के जरिए, मोबाइल के जरिए मैसेजेस करे, किसी को उधर बुला लेना बच्चे को और उसको फिर अगवा कर लेना। ठीक है ना, या फॉल्स और फेक इंफॉर्मेशन। ये जितने भी ये वाले जो जराइम है ना दोस्तों, ये बड़े खतरनाक हैं। इसमें ना आपको जल्दी कोई जमानत मिलेगी, इसमें पुलिस बगैर अदालत के आपसे कार्रवाई करेगी, आपको गिरफ्तार भी कर सकती है। और ये नॉन कंपाउंडेबल है, यानी इसके अंदर कोई सेटलमेंट जल्दी नहीं होगी। समझ गए? अच्छा जी। अच्छा जी, तो इस केस के इस कानून के अंदर ये है कि अदालत का कोई भी फैसला अगर आपने चैलेंज करना है तो आपके पास 30 दिन का टाइम है। अगर आप सेशन कोर्ट का हाई चैलेंज करेंगे तो वो हाई कोर्ट में जाएगा, और अगर आप जो है ना किसी मैजिस्ट्रेट का फैसला चैलेंज करेंगे तो उसकी अपील कहाँ जाएगी? सेशन कोर्ट के अंदर जाएगी। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने जो पीका का लॉ है ना भाई, ये इसका सारी की सारी इसकी ना समरी मैंने आपके सामने रख दी है। इसमें अहम जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रख दी हैं। तो इंशाल्लाह इससे आपको पीका लॉ का पूरा एक इंट्रोडक्शन आ जाएगा। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।